दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 7 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए 22 VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों इस वीडियो से पहले भी मैंने आप लोगों के लिए VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का दो सेट अपलोड किया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहां पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना और 6वां प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहां पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया 31वां का मतलब है कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, और वहीं पर सीरियल नंबर 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। तो यहां पर आपका जो पहला सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वह है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है काफी VVI है, इसे आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। और दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी मन स्थिति है जिसमें एक समूह के लोगों की भावना या संवेग एक साथ मिलकर एक भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और एक जैसी भाषा बोलते हैं, जिन पर एक साहित्य होता है और जिसमें राष्ट्रवाद की भावनाओं से युक्त प्रत्याशाएं होती है, जो जन साधारण की परंपराओं से जुड़ा होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिखा। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा तो उसका जो उत्तर है वो अधिकतम जो है 50 शब्दों के आसपास में ही लिखिएगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। दोस्तों वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुई थी, और इसकी मेजबानी ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने कहा था, ड्यूक मेटरनिख ने की थी। और आप लोगों को पता ही होगा ये जो मेटरनिख है इसने एक कथन कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो वही ड्यूक मेटरनिख है जिसने वियना सम्मेलन जो 1815 में हुआ था उसका प्रतिनिधित्व किया था या फिर मेजबानी की थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है, जैविक युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि युद्ध के रूप में लोगों, जानवरों और पौधों को मारने या फिर अक्षम करने के इरादे से जैविक जहर या संक्रामक एजेंटों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और कवक का उपयोग जैविक युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसे रोगाणु युद्ध भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्पेन ने अमेरिका पर कब्जा करने के लिए जैविक हथियार यानी कि चेचक का इस्तेमाल किया था। आप लोगों को पता ही होगा जब अमेरिका में चेचक पहली बार गया था, यानी कि जिसको हम लोग देखते हैं अभी जो माता रानी कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में, तो इससे जो है अमेरिका के बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि शुरू में चेचक का जो प्रतिरक्षा क्षमता है वहां के लोगों में विकसित नहीं हो पाई थी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। आप लोगों को पता ही होगा ये स्पिनिंग जेनी क्या है। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि स्पिनिंग जेनी एक मल्टी स्पिंडल मशीन थी जो 1764 में जेम्स हारग्रीव्स द्वारा आविष्कार की गई थी। इसका आविष्कार कब और किसने किया। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। आगे इसमें लिखना है कि इसने एक साथ कई धागे यानी कि सूत काटने की क्षमता के कारण कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी, जिससे उत्पादन की गति और दक्षता में काफी वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ये जो स्पिनिंग जेनी है ये क्या था, इसका आविष्कार किसने किया, कब किया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है आप लोगों को पता ही होगा, झारखंड में आपका जो है DBC है, मैथन है, साथ ही साथ कोडरमा का जो झुमरी तिलैया है, पंचेत डैम है, तो ये आपका बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो ये क्या है, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे कि नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी की आपूर्ति, मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, किसे कहते हैं, उसका उत्तर हम लोगों ने देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जनसंचार क्या है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे कि संवाद या समाचार को लोगों तक पहुंचाना ही जनसंचार है। इसके कई माध्यम हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो ये सब जो है जनसंचार के साधन हैं, या फिर कहा जाए कि जनसंचार इसे कहते हैं।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है वो लिखना है कि लैंगिक असमानता वह स्थिति है जब लिंग के आधार पर व्यक्तियों के साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उसके अधिकारों, अवसरों और संसाधनों तक पहुंच पुरुषों की तुलना में कम होती है। तो इसको क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता, यानी कि स्त्री और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है तो उसको जो है लैंगिक असमानता कहते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनरेगा यानी कि MNREGA, ये जो है इसका पूरा नाम क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इसमें दिए गए सभी 8वां अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखा, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 का ही उत्तर लिखना है। ठीक है, इसका दोस्तों आपका आगे दिया गया है खंड ख लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक उसी तरह से जैसा कि बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और 6वां प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 8 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। लोग कब जमा हुए थे? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, और वह भी बैसाखी पर्व के दिन में। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि यह हत्याकांड ब्रिटिश शासन की निर्दयता और अत्याचार का प्रतीक बन गया और इसने पूरे भारत में क्रांतिकारी भावना और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, और जालियांवाला बाग आज भी भारतीयों के बलिदान और साहस का स्मारक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, कब हुआ था, या फिर इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला जो VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है वह है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वर्नाकुलर एक्ट पर टिप्पणी लिखें, ये क्या था? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है वो लिखना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सन 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया था, और इस कानून का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में निकलने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था ताकि वे ब्रिटिश सरकार की आलोचना न कर सके। इसके बाद आगे लिखना है कि इस अधिनियम के तहत सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बंद कर सकती थी या उसका प्रकाशन रोक सकती थी, और इससे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रहार हुआ। इसका दोस्तों अंत में लिखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भारतीयों ने तीव्र विरोध किया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात माना गया, और अंततः इस कानून को बाद में रद्द कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना को और अधिक प्रबल कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस VVI प्रश्न के उत्तर को देख लिया जिसमें आपका पूछा गया था कि वर्नाकुलर एक्ट पर टिप्पणी लिखें। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया वह है कि वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट करें। वनस्पति जगत और प्राणी जगत में क्या अंतर है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत, जीव जगत के 2 प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला लिखना है वनस्पति जगत के बारे में, और इसमें पहला पॉइंट देंगे कि वनस्पतियां हरे होते हैं, पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है, अतः ये स्वपोषी कहलाती है। पहला आप लोगों का क्या अंतर है? तो वनस्पतियां हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है, अतः ये स्वपोषी कहलाती है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखना है कि इनमें चलने फिरने की क्षमता नहीं होती है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं, परंतु ये वृद्धि और प्रजनन करती है, और इनमें तंत्रिका तंत्र या इंद्रियां होती है, और वनस्पति जगत स्थिर और स्वपोषी होते हैं। इसका दोस्तों आगे लिखना है प्राणी जगत के बारे में, जो अंतर स्पष्ट कर रहे हैं दोनों में। तो इसमें पहला पॉइंट देना है कि प्राणी जगत के जीव भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसीलिए वे परपोषी कहलाते हैं। हम लोग मनुष्य हैं या फिर
जितने भी जानवर हैं वो सब क्या कहलाते हैं, तो परपोषी कहलाते हैं। केवल जो हरे पेड़ पौधे हैं वही सपोषी कहलाते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला जो पॉइंट है कि इनमें गति, संवेदनाएं और प्रतिक्रिया की क्षमता होती है और इनके पास तंत्रिका तंत्र और इंद्रिय अंग होते हैं और प्राणी जगत गतिशील और परपोषी होता है। तो इस तरह से वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में जो अंतर है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। मोटा अनाज किसको कहते हैं, बहुत मोटा मोटा होता है उसको कहते हैं क्या, नहीं। आप लोग इसका जो उत्तर लिखेंगे वो लिखना है कि मोटे अनाज वे अनाज होते हैं जिनके दाने अपेक्षाकृत बड़े, कठोर और मोटे होते हैं, ठीक है, तथा जिनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें शुष्क क्षेत्रों की फसलें कहा जाता है क्योंकि ये कम वर्षा और गरीब मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। कम उपजाऊ मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे ढंग से उग जाते हैं। और दोस्तों इसका जो उदाहरण देना है, मुख्य मोटे अनाज कौन कौन से हैं, तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, सांवा है इत्यादि, ठीक है। और दोस्तों मोटे अनाज में रेशा, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होता है जिसमें यह स्वास्थ्यवर्धक होता है और आजकल इन्हें श्री अन्न या फिर माइल्ड्स कहा जाता है और इनका उपयोग पोषण, सुरक्षा एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोटे अनाज से क्या समझते हैं इसके उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर लिखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर है, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर, ठीक है। सबसे पहले लिखना है प्राकृतिक गैस के बारे में और इसमें लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस पृथ्वी की गहराइयों में जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती है और यह लाखों वर्षों में मृत जीव जंतुओं और पौधों के अवशेषों से बनती है। और इसके मुख्य घटक कौन कौन है, तो मीथेन है यानी कि CH4, इथेन है और प्रोपेन है। इसे भूमिगत स्रोतों से निकाला जाता है और उद्योगों, बिजली उत्पादन, वाहन ईंधन आदि में उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्राकृतिक गैस के बारे में लिखा। इसका दोस्तों आगे जो लिखना है बायोगैस के बारे में। बायोगैस कृत्रिम रूप से जैव अपघटन प्रक्रिया से बनाई जाती है, जैसे कि गोबर, पौधों के अवशेष, रसोई कचरा आदि से यह गैस बनती है और इसमें भी मीथेन प्रमुख घटक है। और इस प्रकार प्राकृतिक गैस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जीवाश्म ईंधन है, जबकि बायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। तो इस तरह से प्राकृतिक गैस और बायोगैस में जो अंतर है उसको हम लोगों ने स्पष्ट किया। इसका दोस्तों अगला जो प्रश्न है आपका सिविक्स से है, जिसमें पूछा गया कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं। जातिवाद जो होता है यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो मतभेद करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव क्या है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि जातिवाद भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसमें लोगों को उनकी जाति के आधार पर ऊंचा या नीचा माना जाता है और इससे समाज में भेदभाव, असमानता और वैमनस्य फैलता है। हम लोग देखते हैं ना, कहते हैं लोग ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ये हरिजन है, तो ये है, वो है, और भेदभाव किया जाता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि जातिवाद से राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है और समाज में सामाजिक अन्याय बढ़ता है और इसके कारण कई प्रतिभाशाली लोगों को अवसर नहीं मिल पाता और सामाजिक गतिशीलता रुक जाती है। यह समाज को विभाजित करता है और लोगों के बीच सहयोग और भाईचारे की भावना को समाप्त कर देता है। आगे लिखना है कि जातिवाद के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए शिक्षा, समान अवसर, सामाजिक सुधार आंदोलनों और संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने जातिवाद के जो दुष्प्रभाव है उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें। ये आपका जो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा गया है, जिसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र। और इसमें लिखना है प्राथमिक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों से होता है, ठीक है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनों से उत्पाद एकत्र करना, खनन आदि। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। इसका दोस्तों दूसरा में दिया गया द्वितीयक क्षेत्र और इसमें लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र में वे कार्य आते हैं जिनमें कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि उद्योग, कपड़ा,
कपड़ा मिल, चीनी मिल, लोहा इस्पात उद्योग आदि। इसका दोस्तों अगला लिखना है तृतीयक क्षेत्र, और इसमें लिखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र सेवाओं से संबंधित होता है, जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि। इसका दोस्तों आगे लिखेंगे कि तीनों क्षेत्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ है और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जो पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखें। ठीक है, तो उदाहरण हम लोगों ने लिखा। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार वह होती है जिसमें शासन जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का होता है, और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र का जो परिभाषा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोकतंत्र जो है वो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कि नहीं। और दोस्तों इसमें जो हम लोगों को लिखना है जनसत्ता, सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में नहीं, प्रधानमंत्री में नहीं, बल्कि आपका जो जनता में होती है। इसीलिए इसमें नेता लोग जनता लोग को चुनाव के समय जो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखना है निर्वाचन प्रणाली, यानी कि शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला है कानून का शासन, यानी कि सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं। चौथा पॉइंट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि नागरिकों को अभिव्यक्ति, समानता, धर्म और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त होते हैं। पांचवा है उत्तरदायी सरकार, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और छठा में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय स्वतंत्र होते हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। और लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता सर्वोपरि होती है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक आपका जितना भी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे 8, 16 हम लोगों ने देख चुका है, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। इसका दोस्तों आगे आपका आता है खंड ग, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानते होंगे। और दोस्तों 6वां प्रश्न आपका जो है, जो 4 प्रश्न लिखेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 5-5 नंबर मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 20 नंबर। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसकी प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में हुआ था, तो उस प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि 19वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था, और जिन पर विभिन्न राजाओं और रियासतों का शासन था, और इन सबको एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करने का श्रेय मुख्यतः ऑटो बिस्मार्क को जाता है। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था, जो पर्शिया का प्रधानमंत्री था। और बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति, यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाकर सैन्य शक्ति के माध्यम से जर्मनी को एकीकृत किया था। समझ रहे हैं? इसके बाद आगे लिखना है कि उसने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। ये जो जर्मनी का एकीकरण करवाया था बिस्मार्क ने, तो उसने 3 युद्ध लड़ा था। कौन कौन युद्ध था? तो आपका पहला युद्ध है डेनमार्क का युद्ध, जो 1864 में स्लेस्विग और हॉस्टिन प्रांतों के लिए लड़ा गया था। इसका दूसरा जो था ऑस्ट्रिया युद्ध, जो 1866 में हुआ था, और इसमें पर्शिया की विजय के बाद उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना हुई थी। इसका अगला है फ्रांस युद्ध, जो 1870-71 में हुआ, और इसमें फ्रांस की हार के बाद दक्षिणी जर्मन राज्य की पर्शिया में मिलान हुआ था, वो मिल गया था। आगे दिया गया 1871 में विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया, और बर्लिन में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे लिखेंगे कि इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण 1871 में बिस्मार्क की कूटनीति, सैन्य शक्ति और राष्ट्रवादी भावना के कारण संभव हुआ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह है कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो आप लोग की किताब में जो लिखा हुआ है जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, जनवरी 1921 में, लेकिन बाकी जितना भी किताब आप लोग देखिएगा वहां पर शो करेगा 1920 ईस्वी। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की थी, जो बाकी किताबों में कंपटीशन वगैरह में भी रहता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो उद्देश्य है ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग प्रकट करना था ताकि भारत को स्वराज प्राप्त हो सके। आगे लिखेंगे कि लोगों ने सरकारी विद्यालयों, कार्यालयों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। आंदोलन ने पूरे देश में जन जागरण और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। आगे लिखना है लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण आंदोलन अचानक समाप्त हो गया और इस घटना में हिंसक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया और गांधी जी का मानना था कि हिंसा के साथ असहयोग आंदोलन जारी नहीं रह सकता और इसके अलावा संगठनात्मक ढांचा कमजोर था और जनता में अनुशासन और प्रशिक्षण की कमी थी और कुछ नेताओं में मतभेद भी उभर आए थे। यद्यपि यह आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और जनाधार प्रदान किया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देख लिया कि ये जो असहयोग आंदोलन है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए, उदाहरण स्पष्ट करें। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में लड़ा गया था 1914 से 1918 के बीच में, है ना, लेकिन इसका जो असर है, प्रभाव है, पूरे विश्व पर पड़ा था, तो इसको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में यूरोप में आरंभ हुआ था परंतु इसके राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़े। युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देश मित्र राष्ट्रों की ओर से, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बुल्गारिया धुरी राष्ट्रों की ओर से लड़े थे। इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दो गुटों के बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्रों के बीच में और साथ ही साथ धुरी राष्ट्रों के बीच में, है कि नहीं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि इसके परिणाम स्वरूप भयंकर जनहानि हुई और लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। देख रहे हैं, लगभग कहा जाए तो 150 लाख लोग मारे गए थे, यानी कि 1.5 करोड़। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि राजनीतिक परिवर्तन हुए और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस और तुर्की में राजशाहियां समाप्त होकर गणराज्य बने। आगे लिखेंगे आर्थिक संकट गहराया, यानी कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी जिससे अमेरिका एक था आर्थिक केंद्र बन गया, है ना। तो ये हम लोग एक नया आर्थिक केंद्र बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा यहां तक। इसका दोस्तों आगे जो होगा, राष्ट्र संघ की स्थापना शांति बनाए रखने के लिए की गई। दोस्तों राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 जनवरी 1920 ईस्वी में, समझ रहे हैं। और वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। राष्ट्र संघ का प्रथम विश्व युद्ध के बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना हुआ था। इसका दोस्तों आगे जो लिखेंगे कि एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों पर प्रभाव पड़ा और वहां राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुए और इस प्रकार यद्यपि युद्ध की भूमि यूरोप थी किंतु इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर अनुभव किए गए और राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज सभी पर इसका असर हुआ। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति जो आया, यानी कि छापा खाना, तो उसका भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या मतलब प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या भूमिका निभाई। तो जो पहला चीज लिखेंगे कि 19वीं सदी में जब मुद्रण कला का प्रसार हुआ तब अखबारों, पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन तेजी से बढ़ा और इससे विचारों का आदान प्रदान सरल हो गया और देश के विभिन्न हिस्सों के लोग एक दूसरे से के विचारों से जुड़ने लगे। दूसरा जो प्रभाव पड़ा हुआ है कि
कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों जैसे कि केसरी, अमृत बाजार, भारत मित्र आदि ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाई। इसका तीसरा पॉइंट है, पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान के विचार तेजी से फैले। इसका दोस्तों चौथा जो असर पड़ा कि इससे शिक्षित वर्ग और आम जनता दोनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न हुई। और पांचवा पॉइंट है, मुद्रण संस्कृति ने देश में राजनीतिक एकता, लोकमत निर्माण और राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन में अमूल योगदान दिया और इस प्रकार यह भारत के राष्ट्रवादी जागरण का प्रमुख आधार बनी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है, कैसे लिखेंगे, भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर। और इसमें सबसे पहले लिखना है कि भारत में कृषि कार्य मुख्यतः दो प्रमुख ऋतुओं पर आधारित होती है, जिसमें एक है रबी और दूसरा है खरीफ। रबी फसल किसको कहते हैं, रबी फसलें सर्दी के मौसम पर बोई जाती है, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में और अप्रैल मई में काटी जाती है। और इन फसलों को ठंडा मौसम और सीमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। और प्रमुख रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने रबी फसल के बारे में सबसे पहले लिखा। इसके बाद आगे लिखना है खरीफ फसल। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है, विशेष करके जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसका दोस्तों इन्हें अधिक वर्षा और गर्मी की आवश्यकता होती है। और प्रमुख खरीफ फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली आदि। ठीक है। और इस प्रकार रबी और खरीफ फसलों में बुआई का समय, जलवायु, सिंचाई की आवश्यकता और फसल के प्रकार के आधार पर अंतर होता है। और दोनों ही प्रकार की फसलें भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है उसको देखा। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को अगर पूछा जाए कि रबी फसल से क्या समझते हैं तो आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है। और वहीं पर अगर पूछा जाए कि खरीफ फसल से आप क्या समझते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है उसका उत्तर भी लिख सकते हैं जो आपका लघु उत्तरीय या फिर अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अंतिम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वह है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, व्याख्या करें। ये बहुत ही VVI प्रश्न है आप लोगों का, जिसका उत्तर लिखना है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि इसके पीछे कई ठोस भौगोलिक, आर्थिक, तकनीकी और नीतिगत उदाहरण है, कारण है। ठीक है। और इसमें जो पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। भारत कर्क रेखा के निकट स्थित है, जिससे यहाँ साल भर भरपूर सूर्य प्रकाश मिलता है। भारत में लगभग 300 से लेकर के 320 दिन धूप वाले होते हैं और ये प्रतिवर्ष होते हैं, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श हैं। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा की क्षमता अत्यधिक है। इसका दोस्तों आपका अगला जो पॉइंट देना है कि प्रचुर सौर ऊर्जा क्षमता। भारत में अनुमानतः 750 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है और अभी तक केवल एक छोटा हिस्सा उपयोग में लाया गया है, इसीलिए विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इसका दोस्तों आगे लिखना है सरकारी पहल और नीतियां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में शुरू किया था और लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, जिसमें सौर ऊर्जा का बड़ा योगदान होगा। और सरकार सौर पार्क, सोलर रूफटॉप स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना यानी कि कुसुम जैसी योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। और इसी के तहत आप लोग देखते होंगे कि सौर प्लेट को जो है सरकार के द्वारा लोगों को दिया जा रहा है, किसान इत्यादि सबको। इसका दोस्तों आगे लिखना है आर्थिक लाभ, और इसमें लिखेंगे कि सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की लागत लगातार घट रही है और यह आयातित पेट्रोलियम या कोयले पर निर्भरता घटाती है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है और सौर परियोजनाओं से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय लाभ, जिसमें लिखेंगे कि सौर ऊर्जा
ऊर्जा स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा होता है और यह ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है। और भारत की प्रतिबद्धता पेरिस जलवायु समझौते के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ाने की दिशा में है। इसका दोस्तों छठा पॉइंट लिखेंगे तकनीकी प्रगति, और इसमें लिखना है कि सौर पैनलों की क्षमता बढ़ रही है और कीमतें घट रही है। ऊर्जा भंडारण तकनीक विकसित हो रही है जिससे सौर ऊर्जा को रात में भी उपयोग किया जा सकेगा और स्मार्ट ग्रिड और माइक्रो ग्रिड जैसी प्रणालियां सौर ऊर्जा वितरण को आसान बना रही है। इसका दोस्तों सातवां पॉइंट है ग्रामीण विकास में मदद। सौर ऊर्जा से गांवों में बिजली पहुंचाना आसान हो गया है और सौर पंपों से किसान सिंचाई कर पा रहे हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां तक देख लिया कि भारत में सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वो उज्जवल क्यों है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो इसे निष्कर्ष में लिखना है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य अत्यंत उज्जवल है क्योंकि यह देश के प्राकृतिक संसाधनों, तकनीकी प्रगति, सरकारी नीतियों और पर्यावरण संरक्षण सभी लक्ष्यों के अनुरूप है और भविष्य में सौर ऊर्जा भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की आधारशिला बनेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों का 7 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो VVI सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो दूसरा सेट था तो उसके सभी कहा जाए 22 प्रश्नों के उत्तर को देखा, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर था जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।